हाँ, तो मेरा लाइव स्ट्रीमिंग कट गया था। चलिए देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न था, यह था, अंग्रेजों ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दिया था? तो केसर ए हिंद की उपाधि दिया था ना। अच्छा, महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? ओके, महात्मा गांधी को, सॉरी, हाँ, गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया था? ब्रिटिशर्स ने दिया था ना, अंग्रेजों ने दिया था। कब? जब प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, सैनिक यानी कि सैनिक भर्ती करने में सहयोग दिया था, इसीलिए उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था गांधी जी को। ओके, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कैसर ए हिंद। अच्छा, महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? आप मुझे कमेंट करके बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक चीज और, अगर अगर मेरा वीडियो स्मूथली चल रहा है अभी मोबाइल में, जो ये प्रश्न है अगर पठनी है, तो आप मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिए कि हाँ सही है सब कुछ। ओके, कुछ टेक्निकल एरर आ गया था जिसके कारण ये लाइव क्लास कट गया है। चलिए ठीक है, हम अब तक आप कमेंट कीजिएगा, मैं अपना अगला प्रश्न देख रहा हूँ। तो महात्मा गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। अच्छा, बापू, देशवासी पूरा उन्हें बापू, बापू का कि राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र जी बोस जी ने कहा था ना। कब? जब उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा खोला था। कब? वर्मा से ना, जब आजाद हिंद फौज के गठन कर लिए थे उसके बाद। तो उन्होंने भारत के जो गांधी जी थे ना, उन्हें राष्ट्रपिता करके संबोधित किया था कि जो भारत के जो राष्ट्रपिता है ना गांधी जी, वो हमें आशीर्वाद दें कि हम भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम है, जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई है, उसमें हम अपनी जी जान से अब उतर गए हैं कि हमें सफलता मिले। इसका उन्होंने उनसे क्या मांगा था? उनसे उन्होंने आशीर्वाद मांगा था एक प्रकार से गांधी जी से, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ओके, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 5 फरवरी 1922, 14 मार्च 1931 और 15 अगस्त 1947 को। तो आप इसमें से बताइए कौन सा सही है। ठीक है, आप इसमें से बताइए कौन सा सही है, तब तक मैं वेट करता हूँ इसमें। ओके, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को गांधी, सॉरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ओके, चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। गांधी जी सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिए थे? चंपारण, अहमदाबाद, बंबई में खेड़ा, सॉरी बंबई, जब चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और असहयोग, इन चार आंदोलन में से किस आंदोलन में गांधी जी सबसे पहले भाग लिए थे ना, हमें ये बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गांधी जी ने सबसे पहले, इसका एक फार्मूला होता है ना, चाका, CAKA, सी से चंपारण और ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा और लास्ट में असहयोग आंदोलन। तो ओके, सबसे पहले चंपारण में भाग लिए थे ना गांधी जी। ओके, ऐसे चंपारण में जब भाग लिए थे ना, उन्होंने किसानों का साथ दिया था इस आंदोलन में, किसानों का साथ दिया था चंपारण में। ओके, तो उस समय जो दक्षिण भारत के एक नेता थे, यंगजी रंगा, किसान नेता थे, ठीक है, उन्होंने इसका आलोचना किया था, उन्होंने गांधी जी का आलोचना किया था और इसका मतलब इसको गलत ठहराया था कि ऐसा गांधी जी को नहीं करना चाहिए था उनके अनुसार। ओके, उनके अनुसार, क्योंकि यंगजी रंगा के अनुसार। ओके, चलिए, तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा, ये चंपारण में तिनकठिया पद्धति था ना, कौन सा? तिनकठिया पद्धति से एक कट्ठा, 1 बीघा में कितना 20 कट्ठा होता है। तो उस 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा किसानों के लिए क्या था? वो बोना लायक था, सॉरी, क्या था? अ, नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे फायदे नहीं, जबरदस्ती जो बागान मालिक थे उनसे नील की खेती उगवाते थे। ठीक है, उसी के विरुद्ध में उन्होंने चंपारण में चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। अच्छा, चंपारण में जाने के लिए उन्हें निमंत्रण कौन दिया था? तो एक चंपारण के ही निवासी थे, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ही शायद नाम था उनका। तो उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था कि आप आइए और चंपारण में जो किसानों का स्थिति है उसका देखिए थोड़ा उसमें, और ठीक है, उन्होंने ही इनवाइट किया था। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी के गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, आप हमें बताएं, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रनाडे और रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास। इन चारों में से कौन सही है? इन चारों में से कौन सही है? कौन गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे? तो पहला है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ही सही है ना? ये गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने जब गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए तो उन्होंने इन्हें उन्हें कहा था कि आप सबसे पहले पूरे भारत का भ्रमण कीजिए और यहाँ की जो वास्तविकता है उसे देखिए, उसके बाद आप उसके आधार पे आंदोलनों में प्रवेश कीजिएगा ना। तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। गांधी जी को चंपारण बिहार आने का न्योता किसने दिया था? तो सॉरी, मैं वहां रामचंद्र शुक्ल बोला था ना, वो गलत है। ठीक है, राजकुमार शुक्ल, गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जी ने चंपारण में आने का न्योता दिया था। ओके, चंपारण में आने का न्योता दिया था। तो ये हो गए राजकुमार शुक्ल। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने का सही क्रम क्या है? यानी कि जो उन्होंने जिस जिस आंदोलन में प्रवेश किए थे उसका सही क्रम क्या है? कालानुक्रमिक रूप से भी हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जब गांधी जी कहाँ से आए? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए 9 जनवरी 1915 को, तो गांधी जी सबसे पहले वहां से आए तो उसी समय 1916 को ही बनारस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा जा रहा था। ओके, तो उन्हें वहां इनवाइट किया गया। हालांकि गांधी जी काफी फेमस पर्सनालिटी थे, भारत के लिए तो नहीं फेमस, हालांकि भारत के फेमस थे, परंतु वो अपने साउथ अफ्रीका में किए गए कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। तो इस आधार पर उन्हें वहां पे इनवाइट किया गया, जहां एनी बेसेंट और लाला वो कौन थे, दीनदयाल उपाध्याय शायद ना। ओके, तो इन लोगों के सहयोग से वो जो लखनऊ सॉरी जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था उसका आधारशिला रखा जा रहा था, उसमें गांधी जी को भी इनवाइट किया गया। तो वहां पे गांधी जी भी उपस्थित थे, वहां पे भाषण भी दिए थे। ओके, गांधी जी जब वहां से लखनऊ अधिवेशन की कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए, तो वहां पे राजकुमार शुक्ल वहां लखनऊ सॉरी बनारस में स्पीच देते हुए देखे थे उन्हें। ओके, राजकुमार शुक्ल, तो राजकुमार शुक्ल ने वहां पे लखनऊ में से मुलाकात की और जो बंगाल में जो किसानों की हालत थी उससे रूबरू कराया, उसकी पहचान एक बार से अवगत कराया। तो जिसके बाद वो गांधी जी क्या हुए, उनकी बातों से प्रभावित हुए और वो वहां पे चंपारण में जाने का निश्चय किया। ठीक है, तो ये रहा। तो सबसे पहले बनारस में गांधी जी गए, उसके बाद लखनऊ में गए, लखनऊ में इनविटेशन मिलने के बाद चंपारण गए, फिर उसके बाद अहमदाबाद जाएंगे, फिर खेड़ा जाएंगे। इस तरह से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ए। ये क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए? इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है ना, भारतीय प्रवासी दिवस। तो ये है 9 जनवरी 1915। ओके, चलिए, तो ये इसमें तो देखना है 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत होता ना, कहाँ से? ग्वालियर टैंक से, मुंबई ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? अभी मैंने जस्ट ऊपर कुछ प्रश्न ऊपर डिस्कस किया है ना। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। ओके, सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था गांधी जी को? राष्ट्रपिता कहा था। ओके, चलिए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है? लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं भारत में ना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ना। तो ये 4 ऑप्शन हो गए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? अभी इसका मैंने जिक्र जस्ट अभी किया है ना, अभी अभी जस्ट किया है मैंने। तो ये है इसका। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था ना। ठीक है, कहाँ से? वर्मा, रंगून में जब थे वहां पे, तब उन्होंने जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब मोर्चा संभाला खोला था, तो आह्वान किया, तो उसी समय इन्होंने भारत के राष्ट्रपिता से आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा था। ओके, तो ये होगा सुभाष चंद्र बोस। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, साउथ अफ्रीका में नटाल इंडिया कांग्रेस का गठन
साउथ अफ्रीका में नटाल इंडिया कांग्रेस का गठन किए। ओके, नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किए, ग्रीन पैम्पलेट नामक पुस्तक लिखे और इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किए। उस व्यक्तित्व की हमें क्या करना है, पहचान करना है। तो ये जो सारे है ना, जो गिरमटिया किसान, गिरमटिया लेबर, ठीक है, इसका आप नाम सुने होंगे, जैसे कि संविदा पे जैसे कुछ किसानों को मान लीजिए यहाँ भारत में उन्हें पैसा दिया जाता है, बोला जाता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा, आप यहाँ से चलिए साउथ अफ्रीका चलिए, अमेरिका चलिए, वहाँ पे काम कीजिए। और वहाँ पे ले जाते थे, वहाँ पे उनका पासपोर्ट या जो भी कागजात था वो जब्त कर लेते थे और उन्हें जबरदस्ती काम करने के लिए फोर्स किया जाता था। ठीक है, वो उसी को गिरमटिया किसान भी कहा जाता है। तो वहाँ पे जो इसी तरह के बहुत सारे भारतीय किसान जो थे वो वहाँ पे चले गए थे, साउथ अफ्रीका में जाकर वहाँ पे फंस गए थे। वहीं सबको मिला करके गांधी जी ने एक नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। ओके, और वहाँ पे ग्रीन पंपलेट, एक हरा 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 ना एक किताब लिखे थे, किताब नहीं बोलेंगे, एक जर्नल से लिखा करते थे वो, सॉरी किताब ही लिखे थे ना। हरा हरा उसका कवर क्या था, हरा था, हरा कलर यानी ग्रीन कलर का था, जिसके कारण उसे ग्रीन पंपलेट का भी नाम दिया गया, ग्रीन पंपलेट के भी नाम से जाना जाता है। ओके, और वहीं पे उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक, तो ये हो गया हमारा महात्मा गांधी, इसके क्या हो गए, सही हो गए। इमाम साहब क्या थे, उनके दोस्त थे, और मोतीलाल नेहरू को जानते ही हैं आप, दादा भाई नौरोजी क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था उनके संस्थापकों में से एक थे। ओके, दादा भाई नौरोजी। अच्छा चलिए ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न है, गांधी जी ने 1893 को निम्न में से किसका मुकदमा लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे। तो ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी बिल्कुल नहीं होगा, अंग्रेजों का बिल्कुल नहीं, और कांग्रेस का नहीं। दादा अब्दुल्ला एक गुजराती क्या थे, व्यापारी थे, इन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए ये गए थे, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। ओके, कहाँ पे गए थे, साउथ अफ्रीका में गए थे। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। आप मुझे अगर लाइव है तो कमेंट करके बताइए। ओके, लाइव है तो अगर कमेंट करके बताइए कि इसका जो, ये गांधी जी का जो जन्म कहाँ हुआ था, आप मुझे ये कमेंट करके बताएं। सॉरी, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, कब और कहाँ हुआ था। तो ए बी सी डी, आप मुझे ए बी सी डी में करके आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869, यानी कि पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में हुआ था। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए। ये क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अह, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो लखनऊ समझौता, ये जो अन्य जो 3 तिथियां हैं ना, ये जो 3 ऑप्शन है ये वैसे ही गलत हो जाएंगे देखते ही। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1916 में हुआ था। कांग्रेस खिलाफत आंदोलन चला था ना, मुस्लिम लीग ने चलाया था। ठीक है, दोनों का विलय हो गया था, मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है, कुछ समय के लिए। ओके सॉरी, तो ये हो जाएगा 1916। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, 1917 में तो एनी बेसेंट बनी थी ना, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू थी। ओके, 1924 में आई थिंक बनेंगी ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी का पूरा नाम क्या है, गांधी जी का पूरा नाम क्या है। तो गांधी जी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, मोहनदास करमचंद गांधी, ये गांधी जी का क्या है, पूरा नाम है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिलक की होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैफिस्टा थे, यानी कि जो होम रूल आंदोलन दो लोगों ने चलाया था ना, एक तो बाल गंगाधर तिलक चलाए थे, दूसरे एनी बेसेंट जी भी थे चलाए थे। ठीक है, तो एनी दोनों लोगों में से जो दोनों का कार्य, हालांकि जो उद्देश्य था एक ही था, परंतु जो संचालन करने वाले दो लोग थे। तो जो तिलक जी का होम रूल आंदोलन था उसके अध्यक्ष कौन थे, जोसेफ बैटिस्टा थे। और जो एनी बेसेंट की होम रूल के प्रथम सचिव थे, जॉर्ज अरुंडेल थे। ओके, तो हमें बताना है इन दोनों में से कौन सही है। इन दोनों जो कथन दिया है, इन दोनों कथन के अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से हमें एक सही चुनना है। वो हो जाएगा एक व दो दोनों, केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए,
एक हुआ दो दोनों, यानी कि जो तिलक जी का होम रूल था उसके अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा, और जो एनी बेसेंट का होम रूल के थे प्रथम सचिव वो थे जॉर्ज अरोंडेल। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। गांधी जी व उनसे संबंधित आंदोलन से संबंधित प्रश्न क्या हुआ, समाप्त हुआ। हालांकि अभी ये प्रश्न अब नीचे आएगा, हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना इसलिए। होम रूल आंदोलन, गांधी जी वो उनसे संबंधित, सॉरी हमें लग रहा है बाद में एडिट किया है इसलिए ना। तो होम रूल आंदोलन 1916 से कौन से व्यक्तित्व जुड़े हैं, होम रूल आंदोलन से कौन कौन से व्यक्तित्व जुड़े हैं हमें ये बताना है। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है कि दोनों लोगों ने होम रूल आंदोलन चलाया था ना। तो सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ये होम रूल आंदोलन जैसे कि सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नेंस रूल, जैसे कि जो यहाँ के जो बाल गंगाधर तिलक थे वो चाहते थे जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जैसे ब्रिटिशर्स वहां से गए नहीं, उनकी जो संप्रभुता थी ब्रिटेन के हाथ में ही थी, परंतु ये लोग चाहते थे जिस तरह से उन्हें आजाद किया गया, उनके उनको अपना सेल्फ गवर्नमेंट चुनने का और चलाने का अधिकार दिया गया, उसी तरीके से हमें भी दे दिया जाए और एक संप्रभु सरकार के रूप में ब्रिटेन रहे। ओके, ऐसा वो लोग मांग रहे थे, जिससे ये होम रूल मतलब हमारा सेल्फ का रूल, हम ही अपने देश में शासन करें, सरकार चलाएं। लेकिन जो संप्रभु रहे वो जो जिस तरह से आज इस समय रहता है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया एक प्रकार से अभी भी वो अपना राष्ट्रपति नहीं चुनता है, वो भी आज हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स का वो भाग है, परंतु वो अपनी महारानी किसको मानता है, जो ब्रिटेन की रानी राजा होते हैं उन्हीं को मानता है। तो उसी के तर्ज पे ये जो एनी बेसेंट थी और बाल गंगाधर तिलक थे, ये दोनों लोग भारत में अपना स्वयं का शासन चलाना चाहते थे कि मतलब मतलब हम भारतीय ही अपनी सरकार चुने और चलाएं, परंतु जो संप्रभुता रहे वो किसके हाथ में रहे, ब्रिटेन के जो राजा रानी रहेंगे उनके हाथ में रहे। ओके, चलिए, तो आप, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। मेरा अगर आवाज प्रॉपर और वीडियो प्रॉपर चल रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके एक बार बता दें प्लीज। ओके, चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एकला चलो रे, एकला चलो रे, ये काफी अच्छा नारा है ना, एकला चलो रे ना। एकला चलो रे और जनगण मन अधिनायक जय ना, किसने लिखा था? ओके? किसने लिखा था? तो ये लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर ना। जो एकला चलो रे ये जो सॉन्ग है ना, जो गाना, ये काफी ज्यादा फेमस हो गया था कब, स्वदेशी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन के समय लोग इसे गुनगुनाते हुए चलते थे, और वंदे मातरम ना, ठीक है, ये गाना उन लोगों के जुबा पे था और इसी लोग जुलूस निकालते थे तो उसमें गुनगुनाते हुए जाया करते थे स्वदेशी आंदोलन के समय। तो ये जो सॉन्ग, जो एकला चलो का जो नारा है ना, ये नारा भी है और सॉन्ग भी है। ओके, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। मैं आपको बता दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सलाह पर ही 16 सितंबर आई थी ना, 16 सितंबर, जिस दिन भारत और बंगाल का, सॉरी, जो जो बंगाल था ना उसका विभाजन किया गया था ना, उसी दिन इन्हीं की सलाह पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। राखी दिवस यानी कि लोग एक दूसरे के हाथों पे कलाइयाँ, सॉरी, एक दूसरे के कलाइयों पे रक्षा सूत्र बोल सकते हैं, राखी बांधते थे, ठीक है, भाईचारे के रूप में दिखाने के लिए। तो ये हो गया एकला चलो रे, एकला चलो रे ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अमार सुनार बांग्ला हमार सोने जैसन बंगाल, हमारा सोने जैसन बंगाल यानी कि अमार सुनार बांग्ला नामक गीत किसने लिखा था? अमार सोनार बांग्ला नामक गीत किसने लिखा था, जो वर्तमान में बांग्लादेश राष्ट्रगान भी है? वर्तमान में बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रगान भी है। सेंटेंस गलत हो गया है। ओके, तो आप मुझे बताएं किसने लिखा था, कमेंट करके मुझे बताएं प्लीज। ओके, अगर आप लाइव हैं तो कमेंट कीजिए। ये बताइए कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था अमार सुनार बांग्ला हमार सोने जैसन बंगाल। ओके, तो फिर ये वर्तमान में ना जो बांग्लादेश है उसका राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है। ओके, चलिए, तो ये भी एक क्वेश्चन है ना कि कौन से वो व्यक्तित्व हैं जिनकी लिखी हुई कृति दो देशों की राष्ट्रगान है, ठीक है, तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा चलिए ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में
बंग भंग आंदोलन कहाँ चलाया गया था? बंग भंग आंदोलन यानी जो बंगाल विभाजन था उसे भंग करने के लिए यानी कि वो खत्म करने के लिए यह आंदोलन कहाँ चलाया गया था? ओके, बंगाल विभाजन को खत्म करने के लिए कहाँ चला गया था? बंगाल में ही चला जाएगा, नाम से ही मालूम चल रहा है। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है ये हो गया। अगला प्रश्न है 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कलकत्ता के टाउन हॉल से। कहाँ से? कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था ना। कलकत्ता में एक जगह है और वहाँ पे एक हॉल भी है जो वहाँ पे ब्रिटिशर्स की कोठियाँ हुआ करती थी। तो उसका वहाँ के टाउन हॉल से वहीं से शुरू हुआ था ना। तो कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था। ओके, याद रखना है। पूना पूना क्या है? महाराष्ट्र में, बम्बई से। ओके, गोरखपुर तो हमारा जिला है ना। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न जो है, कांग्रेस का विभाजन नरम दल व गरम दल में कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन नरम दल व गरम दल में कब हुआ था? आप मुझे बताएं इसका कमेंट करके। लाइव है कोई? ठीक है, आप बताइए जरूर प्लीज कि कांग्रेस का विभाजन नरम दल व गरम दल में कब हुआ था? काफी फेमस ये एक है सूरत विभाजन ना। उस सूरत विभाजन का 1907 में हुआ था ना, 1907 में। ठीक? अच्छा, ये विभाजन हुआ क्यों था? अध्यक्ष पद के लिए हुआ था ना। जो राष्ट्रवादी थे वो लोग चाहते, यानी गरम दल के नेता थे, वो चाहते थे कि या तो बाल गंगाधर तिलक बने अध्यक्ष या फिर लाला लाजपत राय बने। जो नरम दल के नेता थे वो लोग वो अपना अलग चाहते थे। फिरोज शाह मेहता हो गए और दादा भाई नौरोजी, हालांकि इससे पहले जो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। काफी बुजुर्ग नेता थे। ठीक है, वो हालांकि विभाजन 1906 में ही हो गया होता, परंतु उनके सम्मान में विभाजन ऐसा नहीं हुआ कि वो काफी बुजुर्ग नेता थे। हाँ, तो मैं सूरत विभाजन अध्यक्ष पद के लिए हुआ था ना, याद रखना। ओके, तो ये हो गया सूरत विभाजन 1907। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का जनक व पिता किन्हें कहा जाता है? कांग्रेस का जनक व पिता किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है एओ ह्यूम। इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना किया था। अलेक्जेंडर ऑक्टोवियम ह्यूम इनका पूरा नाम है, अलेक्जेंडर ऑक्टोवियन ह्यूम। इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना 1885 में कब 28 दिसंबर 1985 को। ओके, ये थे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 1827 ईस्वी में ये बदरुद्दीन तैयब जी, मैं जिनका नाम भूल रहा था अपने, जो अभी इसी समय जो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसी वीडियो में मैं बताया, सॉरी इससे पहले जो वीडियो वीडियो लाइव था उसमें मैं बताया था कि जो बदरुद्दीन तैयब जी थे उन्होंने ही 1827 में कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किया। तो ये थे, कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने ही सबसे सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का दर्जा प्राप्त किया, बनने का गौरव प्राप्त किया। तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। और महात्मा गांधी तो थे कब 1925 में बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। जॉर्ज यूल 1988 में करेंगे ना, चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष प्रथम अंग्रेज रहेंगे। और पी आनंद चालू, हालांकि ये भी बनेंगे कभी ना। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कांग्रेस के गरम दल के नेता निम्न में से कौन कांग्रेस के गरम दल के नेता हैं? आप हमें बताना है इनमें से कौन कौन गरम दल के नेता हैं। तो देखते ही आप पहचान जाएंगे, काफी फेमस है ना, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और एक और नेता कौन है? कौन है? बिपिन चंद्र पाल ना। ये हो जाएगा। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सॉरी हाँ, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस एक क्या है? गंदी चीज है। कांग्रेस एक गंदी चीज है और देशद्रोही है। कांग्रेस अपनी मौत के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये जो वक्तव्य है ना, ये किसका है? आपको बताना है कि किसने ये जो शब्दों का प्रयोग किया था। तो लॉर्ड कर्जन, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। आप इसे देखते ही पहचान जाएंगे, ये जो तीनों है ना नीचे के, वो भारतीय हैं। ठीक, तो परंतु जो लॉर्ड कर्जन है ना, इसने कहा था। ओके, इसी ने जवाब दिया था।
ओके, सर्वर टाइम आउट। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना इस समय भारत का वायसराय कौन था ना? काफी फेमस पर्सनालिटी है, लॉर्ड डफरिन ना। ओके, तो ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय क्या था? भारत का वायसराय था ना। तो ये याद रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आजादी के समय थे, और लॉर्ड डलहौजी कब थे? 1853 के आसपास थे ना। 1853 के आसपास, जब प्रथम रेल चला था ना, प्रथम रेल यहाँ से मुंबई से थाने के बीच में चला था, 34 किलोमीटर के आसपास ना। तो लॉर्ड डलहौजी उसी समय थे ना। ओके, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसके बारे में कोई फैक्ट बताइए। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो लाला लाजपत राय उसमें शायद नहीं थे, महात्मा गांधी थे परंतु छोटे बच्चे थे, और सुभाष चंद्र बोस भी छोटे बच्चे थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने किया था ना। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने किया था। ओके, ये याद रखना है, कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम पहला बैठक कब हुआ था? कांग्रेस का पहला बैठक कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का पहला बैठक हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। अगर आपको इसका सही जवाब पता हो तो कमेंट करके बताइए प्लीज ना। तो ये हो जाएगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ओके, अच्छा, पूना में ब्लैक कमिश्नर मिस्टर रैंड और एर्नस्ट की हत्या कर दी गई थी, किसके द्वारा? चापेकर बंधुओं के द्वारा। ठीक है, तो ये होगा नहीं। लाल किला तो बना था, उसमें ये भी नहीं, ताजमहल भी नहीं ना। ओके, हमारा सही जवाब। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ये तो मुझे लगता है कि सब लोग जानते होंगे आप में से। ओके, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था कांग्रेस की स्थापना। कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, मुंबई में हुआ था ना। किसके? अलेक्जेंडर ऑक्टोवियम ह्यूम, इन्हीं के प्रयासों के कारण हुआ था। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। ओके, ये देखते ही मालूम होना चाहिए। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। अब जो आने वाले सब प्रश्न थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे ना, वो क्या हुए? समाप्त हो गए। नीचे चलते हैं, व्यक्तिगत का जो सिद्धांत था ना, किसने दिया था? व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। ओके, लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। इसी योजना के तहत, जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था, इसी सिद्धांत के तहत ही जो उस समय की यानी 1853 के आसपास का जो समय था ना, वो उसी समय के आसपास के बहुत सारे रियासतें थी, छोटे छोटे रियासतें, जिनकी अपने खुद के संतान नहीं थे, तो इस व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत गोद लेने की जो प्रथा थी उसे अवरुद्ध कर दिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसलिए ये लोग, कुछ राजा महाराजा गोद नहीं ले सकते थे, उनके अपने बेटे नहीं थे, इसलिए उन्हें अपना राज्य ब्रिटेन को देना पड़ा। ठीक है, तो ये हो गया लॉर्ड डलहौजी के समय व्यक्तिगत का सिद्धांत आया था, और ये इसी ने दिया था। हालांकि इसका जो रूपरेखा इससे पहले भी प्रयास किया गया था, परंतु फेमस पर्सनालिटी है ये, इसी के लिए फेमस है। ओके, व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए काफी ज्यादा ना। हाँ, और भी फेमस है। ट्रेन चला था इन्हीं के समय, डाक व्यवस्था शुरू हुआ था। ओके, चलिए, बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल विभाजन किया था, काफी फेमस है ना पर्सनालिटी, लॉर्ड कर्जन ने किया था। ओके, लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो ये हो गए लॉर्ड कर्जन। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, ये थे भारत की आजादी के समय ना। भारत की आजादी कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को ना। उस समय गवर्नर जनरल बोले या वायसराय बोले, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड मैकाले, एक आया था ना शिक्षा आयोग, शिक्षा पर एक आयोग आया था, लॉर्ड मैकाले ना। और सी राजगोपालाचारी, जानते ही हैं आप, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ओके, तो सी राजगोपालाचारी ये। ठीक है, हमें हमें क्या, जो हमारा प्रश्न पूछा था उसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत भारत विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? भारत विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन ना। अभी मैंने ऊपर इसका डिस्कशन किया है ना, इसकी अभी ऊपर मैंने अभी डिस्कशन किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? काफी इजी है ना, बोला नवाब बनत हवा का। नवाबों का शहर
किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है ना। लखनऊ क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। वो लखनऊ के एक नवाब थे ना, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, आई थिंक 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी समय की आसपास, जब आई थिंक उससे पहले ना, जब ब्रिटिशर्स ने उन पे आक्रमण किया और घेरा डाला, तो उनकी एक पैर में शूज था और एक पैर में शूज अभी पहन ही रहे थे, तभी वो अपना शूज भी नहीं पहने थे, इसलिए वो भागे नहीं। वो सोचते कि अपना तो जूता था, पहनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो भाग नहीं पाए, पकड़े गए, कैद कर लिए ना, समर्पण कर दिया अपने आप को। तो इसीलिए उन्हें नवाबों का शहर भी कहा जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है ना। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। चलिए, तो अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ये वन लाइनर प्रश्न है, काफी फेमस है, सबको हमें लगता है कि जुबान पे आना चाहिए। तो इसका समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है ना, चार्ल्स मेटकाफ को। इससे पहले ना, जो ये चार्ल्स मेटकाफ थे, इससे पहले जो और लॉर्ड लिटन के समय आए थे, लॉर्ड लिटन के समय, उससे पहले, ओके, तो उस समय एक समाचार पत्र का नियम आ गया था, जिसके माध्यम से, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर राष्ट्रवादी या भारतीय किताब लिखते हैं या फिर कोई पत्र पत्रिका लिखते हैं, तो उन्हें उसका जो सही है ना, सही, सबसे पहले उनको अपना एक प्रति, यानी उसका एक प्रति, मतलब पहला वो किताब हो या पैम्पलेट हो या फिर कोई पत्रिका हो, तो ब्रिटिशर्स के समक्ष रखना पड़ता था, उन्हें देना पड़ता था, फिर वो लोग पढ़ते थे पूरा उसे, अगर उसमें कुछ गलती नहीं मिलता था तो उसे एग्री करते थे, अदरवाइज जब्त कर लेते थे। परंतु इसी के बाद भी एक और भी एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, नाम सुने होंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कहा गया कि मतलब जो यहाँ के जो इंग्लिश को छोड़ के जो यहाँ की खुद की भाषाएं हैं, जिस भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं छपती थी, अगर उसमें कुछ भी अनियमितताएं बरती जाती हैं या पाई जाती हैं, तो उसके आधार पर उसकी जो प्रिंटर वगैरह था ना, जब्त कर लिया जाएगा। यानी उनकी जो जब्त की उनका राइट है, छीन लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, और उसके विरुद्ध कहीं भी आवाज नहीं उठा सकते। ठीक है, तो ये उन्हीं सब नियमों को चार्ल्स मेटकाफ ने खत्म कर दिया था, इसीलिए इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कभी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। चलिए, निम्न में से कौन सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध है? सहायक संधि, सहायक संधि, याद रखना, सहायक संधि पुर्तगालियों ने भी शुरू किया था ना सबसे पहले। कहाँ पे? पुर्तगालियों ने भी शुरू किया था, परंतु फेमस है लॉर्ड विलेजली ना सहायक संधि के लिए। और सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने वाला प्रथम और रियासत कौन है? हैदराबाद रियासत ना, हैदराबाद के निजाम जो थे, उन्होंने सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली को पर हस्ताक्षर किए थे। अच्छा, सहायक संधि जो था ना, उस पे हस्ताक्षर करने के बाद जो उनका संप्रभुता थी गायब हो जाती थी, और उनको अपनी अ, राजधानी में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था, और वो भी उनकी जो विदेशी संबंध थे वो ब्रिटिशर्स के हाथों में आ जाता था। ओके, तो ये याद रखना सहायक संधि में। ठीक है, वो किसी भी दूसरे राज्यों से संधि नहीं कर सकते थे और ना ही युद्ध कर सकते थे। अगर वैसा करते हैं तो सबसे पहले उन्हें ब्रिटिशर्स से परामर्श लेना होगा। ओके, जी, तो ये हम चलते हैं। हाँ, और एक बात और बता दूं, इसमें जो बड़े राज्य हुआ करते थे वह ब्रिटिशर्स को जागीर दिया करते थे इसके बदले में, और जो छोटे राज्य हुआ करते थे वो धन दिया करते थे ना, याद रखना। हमारा अगला वध, शिशु वध पर प्रतिबंध किसने लगाया था ना? कौन से जो गवर्नर जनरल या बंगाल के गवर्नर ने शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने लगाया था ना, ये याद है वैसे। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे बंगाल टाइगर कहा जाता है? बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता है? तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली को ही बंगाल टाइगर कहा जाता है। ओके, याद रखना। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है सिविल सेवा का जनक। ओके, चलिए, सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, जो पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, यानी पुलिसिंग
पुलिसिंग जो भारत में वर्तमान पुलिस व्यवस्था है ना, काफी ज्यादा उसी पे आधारित है। ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस, पुलिस व्यवस्था के जनक कहा जाता है। उन्होंने क्या किया था, जो उस समय के जमींदार हुआ करते थे, लैंड होल्डर्स हुआ करते थे बड़े बड़े, वो लोग पुलिस व्यवस्था भी देखा करते थे। उनके जो अपने बड़े लठैत हुआ करते थे, लठैत मतलब जो बॉडी बिल्डर हुआ करते थे, अपनी लाठी वगैरह रखते थे, और लोग पुलिस की भी काम किया करते थे ना, पुलिसिंग के प्रकार से काम किया करते थे, और जमींदारों के नियंत्रण में रहा करते थे। तो ये जो पुलिस वाली व्यवस्था था ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस उनसे छीन लिया, और छीन करके जो थानों का निर्माण किया। थाना थाना आज हुआ वर्तमान में थाना, पुलिस चौकी, वैसा गठन किया। वहां पे दरोगा का नियुक्ति किया। हालांकि जो दरोगा थे, वो जो लठैत हुआ करते थे, वो जमींदार वहीं से उन्हें चुन लिया जाता था। ओके, तो ये रहा। अब पुलिसिंग का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ओके, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, एक परिच्छेद है, इसे पढ़ना है ना। इस परिच्छेद को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। अंग्रेजों को 1757 ईस्वी में प्लासी, यानी कि जो प्लासी का युद्ध था ना, कहाँ पे? गंगा नदी के किनारे। ओके, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच ये उपरांत हुआ था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी व राजस्व संबंधी जो फौजदारी और ने जो अधिकार थे, वह अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में प्राप्त हुआ था। ओके, लॉर्ड क्लाइव को प्राप्त हुआ, कब से? वहीं से, इसी की युद्ध के उपरांत प्राप्त। ओके, चलिए, ये घटना प्लासी का युद्ध है। प्लासी वेदर बॉन्डीवाल बक्सर, यस, बक्सर तो जाकर 1764-65 में होगा ना। ओके, तो ये हो गया। चलिए, हम देखते हैं हमारा प्लासी विजय के बाद लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर के नेतृत्व में प्राप्त हुआ था। क्या पढ़ रहा हूँ? बंगाल का गवर्नर बनाया गया। प्लासी विजय के बाद लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, ये फैक्ट है। ये इसी के आधार पर प्रश्न का जवाब देना है। साथ ही साथ ये फैक्ट भी सही है ना, ये फैक्ट भी किताब में से मैं लिखा हूँ, ये किताब फैक्ट भी सही है। ओके, इसी को हमें सही मानते हुए नीचे के प्रश्नों का जवाब देना, और ये सही भी है। ओके, रियलिटी में भी। चलिए, हमारा इसका सही जवाब हो जाए, प्लासी विजय के बाद लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। यस, ठीक है। इसे वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। 1773 के एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर बना। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जो 1837 के एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो 1858 के एक्ट के तहत भारत का प्रथम वायसराय बना। ओके, और गुलाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। गुलाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ओके, राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने, तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी सिराज गोपालाचारी थे। इसके बाद जो इसका पद था, वो राष्ट्रपति में विलय कर दिया गया, यानी वो राष्ट्रपति अब के रूप में जाना जाने लगा ना। चलिए, तो हमें इसके आधार पर प्रश्न नीचे दिया गया है, 9 प्रश्न है। चलो, इसका जवाब देते हैं वन बाई वन करके ना। पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम भारतीय, तो सी राजगोपालाचारी थे। ये तो इजी है ना। ओके, बाकी सब तो ब्रिटिशर्स है। ओके, नीचे चलते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। ओके, लॉर्ड क्लाइव था ना। जब बक्सर का युद्ध हुआ, सॉरी, प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद इसे गवर्नर बनाया गया बंगाल का। चलिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये तो देखते ही मार देना है। ओके, चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये थे वारेन हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर थे। और इसके बाद ये बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाएंगे, और ये प्रथम गवर्नर जनरल बन जाएंगे। कौन? वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न इसी पे होगा। भारत का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। ओके, ये देखिए, अंतिम थे और उसके बाद पद में परिवर्तन किया गया, तो ये प्रथम बन गया। ओके, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, और वही बंगाल का, सॉरी, भारत का प्रथम गवर्नर बन जाएगा, उसी से पद में परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, चलिए, हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था?
भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। कब हुआ था? 1857 की जब क्रांति हुई थी ना, उसके बाद याद है ना। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ओके। अब इसके बाद प्रश्न नहीं आ रहा है। ठीक है। इसके बाद हो सकता हो कि ऐसा जो यूट्यूब का जो कम्युनिटी टैब होता है उसमें 1 महीने का ही प्रश्न लगता दिखाता है ना, इसलिए मेरा नीचे का जो पॉलिटी का प्रश्न है और हिस्ट्री के भी बहुत सारे प्रश्न शो नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लग रहा है कि अब नहीं आएगा वो, मुझे फिर से प्रश्न शेयर करने होंगे। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि आप इन दोनों जो वीडियो मैंने बैक टू बैक 2 वीडियो रिकॉर्ड किए, इन दोनों वीडियो को एंजॉय किए होंगे। ओके। और मॉडर्न हिस्ट्री को जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा आप रिवीजन भी किए होंगे इसके माध्यम से, वन लाइनर के रूप में। ओके। ये ऐसे प्रश्न डायरेक्टली कई एग्जाम से पूछे जाते हैं ना, इनमें से भी बहुत सारे एग्जाम्स आप देखेंगे डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के मंथली सब्जेक्ट वाइज वीडियो के साथ। इसके बाद हमारा जो वीडियो होगा वो होगा जियोग्राफी का ना, जियोग्राफी का जो मैं कम्युनिटी टैब में अपने प्रश्न शेयर कर रहा हूँ, वहीं से ये प्रश्न सारे मैं उसी को सॉल्व कराऊंगा। ओके, उसी प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। तो फिर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इसी तरीके से बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बैक टू बैक पाते रहिएगा। ओके, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए।